वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, और वो भी कहाँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो मैम ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैं हूँ तुम्हारी वैदेही मैम और हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 2020 2019 के पेपर, जो तुम्हें प्रीवियस वीडियोस की जो लिंक दी हुई है उसमें मिल जाएंगे। तो मैम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सॉल्व करें 2018 का जो मेन पेपर है ना, ऑल इंडिया लेवल वाला पेपर, वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बैठना है, सुनना है, पेन उठाना है, कॉपी उठाना है, बुक उठानी है, देखते चलना है कि जो जो एरिया इंपॉर्टेंट है या जो जो एरिया रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या हुआ, वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा मैम हम प्रोसीड कैसे करेंगे? सेम वही पैटर्न करेंगे। कौन सा? कीवर्ड्स को करेंगे अंडरलाइन, 5 सेकेंड्स लेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब कुछ एक बार मेमोराइज करेंगे, सब कुछ एक बार बोलेंगे और फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि जो भी तुमने बोला होता है ना, वही जनरली क्वेश्चन में पूछा रहता है। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, बायो में हर जगह हर क्वेश्चन पे मेंशन नहीं रहेगा कि डायग्राम ड्रॉ करना है या फिर एग्जाम्पल दो, पर हम अपनी तरफ से डायग्राम और एग्जाम्पल बना के आएंगे। आप बोलेंगे मैम हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे? हाँ, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा जिसमें तुम्हारी बुक में किसी टॉपिक पे डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कैसे हुआ पीसीआर का, पीसीआर अगर वो पूछे, उन्होंने बोला कि डायग्राम बना के दो, नहीं दो, तुम बना के आओगे क्योंकि बुक में दिया हुआ है। सिमिलरली अगर प्लाज्मिड का उन्होंने थोड़ा सा भी मेंशन किया है, तुम डायग्राम बना के आओगे। उसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करता है, तो तुम्हारी बुक में ये दोनों डायग्राम भी दिए हुए हैं, तो वापस तुम बना के आओगे। ठीक है, तो चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेम 2 डिजीज। ठीक है भैया, 2 बीमारियां बतानी है। व्हेन whose spread can be controlled by eradication of Aedes mosquito। मतलब वो पूछ रहे हैं, अब तुमको पता है मच्छर नहीं काटता, मच्छर ही काटती है। अब उन्होंने एकदम फीमेल नहीं लिखा है, ठीक है, उन्होंने उसका वैरायटी लिख दिया है, कौन सी? एडीज मॉस्किटो। तो एडीज मॉस्किटो की वजह से कौन सा होता है? 2 बीमारियां होती है। कौन कौन सी? तुम्हारी पहली हो गई कौन सी? डेंगू, और दूसरा चिकनगुनिया। तो देखो वही वो पूछे कि 2 बीमारियां बताओ जो किसके कारण होती है, एडीज मॉस्किटो। बोलोगे मैम ये कहाँ दिया है? दिया हुआ है जहां मलेरिया के बारे में मेंशन है, जहां गंबूसिया फिश के बारे में मेंशन है तुम्हारी बुक में, वहीं पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मॉस्किटो कौन से, जो एडीज मॉस्किटो है वो कौन सी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेंगू और चिकनगुनिया। इतना आया समझ में? अब जनरली क्या होता है, तुम लोग से मलेरिया 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 पढ़ के जाओगे और जो छोटा सा कहीं एक हाथ 2 लाइन लिखी रहती ना, वो भूल जाओगे। तो यही जो एक हाथ 2 लाइन जो क्वेश्चन जनरली 70% जो स्टूडेंट्स हैं नहीं अटेम्प्ट कर पाते, और जो 30% कर पाएंगे, जिसमें अब तुम भी आओगे उस कैटेगरी में, वो क्या करवाएगा? वो तुमको लीड दिलवाएगा। सिर्फ तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम, मतलब तुम्हारे जितने भी सीबीएसई लेवल के एग्जाम्स के लिए नहीं, साथ में एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे भी। तो अपन को जो माइन्यूट लाइन रहती है ना, जो ग्रे एरिया रहते हैं एनसीईआरटी के या तुम्हारे कोर्स बुक के, वो भी पढ़ के जाने हैं। अच्छा मैम अगर इसकी जगह पे वो लिखते हैं कि एनोफिलीज मॉस्किटो, फिर तो तुमको पता ही है कौन सा? अरे बाबा मलेरिया, जिसका इतना तुमने पूरा याद करके रखा है। वापस मलेरिया के बारे में अगर उन्होंने 3 मार्कर में अगर जरा सा भी कुछ मेंशन किया है तो तुम क्या करके आओगे? उसका लाइफ साइकिल भी बना के आओगे। हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो वापस याद करना है, एनोफिलीज के कारण क्या होता है? तुम्हारा मलेरिया। दूसरा तुम्हारा एडीज के कारण क्या होता है? तुम्हारा डेंगू या चिकनगुनिया, उसी को क्या बोलते हैं? येलो फीवर या ईस्टर्न यूनिक एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्यों? क्योंकि जो टिस मतलब बायोलॉजी में याद रखना, जिस भी वर्ड के एंड में टिस लगा है मतलब क्या? स्वेलिंग, और उसके सामने जो लिखा है उसकी स्वेलिंग। आई बात समझ में? चलो अब बोलोगे मैम फिर ये तो ठीक है हम याद रख लेंगे। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण कौन सी बीमारी होती है?
ठीक है, पढ़ी हुई है तुमने, पर मुझे बताना है, ठीक है। चलो, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तुमको छोड़ के रखा है, मैं देखूंगी, चेक करूंगी किसने आंसर दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो याद रखना, इससे तुमको 3 मॉस्किटो मच्छरी की वैरायटी का नाम याद रखना है, एनोफिलीज, एडीज और मैं क्यूलेक्स, जो अभी मैंने तीसरा नाम बोला, तो उसको ज़रा सर्च करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि किसके उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ डू साइटोकाइनिन बैरियर, बस इतना ही पढ़ लो, साइटोकाइनिन बैरियर। तो जल्दी बताओ, बैरियर वर्ड सुना मतलब क्या याद आया? मैम इम्यूनिटी। अच्छा बताओ कौन सी इम्यूनिटी? मैम 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, कौन कौन सी? मैम एक को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरे को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैम एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, टाइम टू टाइम लाइफ स्पैन के साथ हम इसे टाइम के साथ क्या करते जाते हैं, अचीव करते जाते हैं, है ना, बनाते चलते हैं। पर इन्नेट इम्यूनिटी कैसे रहती है? बाय बर्थ रहती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम गेन करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फिर इन्नेट इम्यूनिटी या बर्थ वाली जो इम्यूनिटी है उसमें क्या आता है? मैम 4 बैरियर्स आते हैं, कौन कौन से? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिर ये क्या लिखा है? साइटोकाइन बैरियर। आई कहानी समझ में? अच्छा एक और चीज बता, फिर एक्वायर्ड में क्या आता है? मैम एंटीबॉडी जो बनाते हैं, मेमोरी सेल जो है, वो सब किस में आती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। इतना हुआ क्लियर? हाँ मैम, सब याद आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जल्दी देखो, वो पूछ रहे मैम साइटोकाइनिन बैरियर क्या है, तो बस वही बताना है अपन को। तो देखो कौन कौन आता है उसमें, इंटरफेरॉन, ओके इंटरफेरॉन, फिर सीक्रेट। अच्छा इंटरफेरॉन, अब बोलोगे मैम इसमें हमने एक और कुछ पढ़ा था। हाँ एक और इम्यूनिटी तुमने पढ़ी हुई है, जल्दी बताओ कौन कौन सी? मैम इम्यूनिटी ऑन द बेसिस, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि किस बेसिस पे इम्यूनिटी डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये हुई कि जो बाय बर्थ हुई, कि ओरिजिन क्या है उसका, है ना। एक हुई बाय बर्थ जिसको तुम इन्नेट बोलते हो, जिसमें 4 बैरियर्स है, और दूसरी हुई तुम्हारी एक्वायर्ड जो टाइम के साथ गेन करते हो। मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे तरीके का डिविजन या क्लासिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं इम्यूनिटी का। कौन सा? मैम एक को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पर एक्टिव और पैसिव किस में आएगा? वो एक्वायर्ड के ही फर्दर डिवीजन है, ठीक है, क्योंकि एक्वायर्ड हमने टाइम के साथ क्या किया, अपने बॉडी में बिल्डअप किया, अपने बॉडी में बनाया। पर अगर वो हमारी खुद की बॉडी बना रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हम बनी बनाई इम्यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। वापस एक्टिव हो या पैसिव हो, ये और फर्दर किस में डिवाइड हो सकता है? नेचुरल, आर्टिफिशियल। जैसे अगर एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल है, मतलब तुम खुद बीमार पड़ गए, पहली बार तुम खुद उस पैथोजन से क्या हुए, रूबरू हुए, है ना, मतलब फर्स्ट टाइम फेस किया, और तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल मेथड करके अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन लगा के क्या बना रही है? एंटीबॉडी बना रही है। कौन बनाता है एंटीबॉडी? बी लिम्फोसाइट। उसकी मदद कौन करता है? TH लिम्फोसाइट। अच्छा, और T लिम्फोसाइट और तुमने कितने टाइप के पढ़े मैम? और 2 टाइप के होते हैं, मतलब टोटल 3 टाइप के होते हैं, बुक में 2 ही दिए। कौन कौन से? T हेल्पर, T सप्रेसर और T किलर। बुक में कौन से दिए? T किलर के बारे में मेंशन है और T हेल्पर के बारे में मेंशन है, ठीक है। अच्छा फिर बताओ मुझे कि नेचुरल तो मैम समझ में आ गया कि हमारी बॉडी खुद बना रही है, फिर आपने आर्टिफिशियल क्यों बोला? क्यों? वैक्सीनेशन नहीं होता, तुम जबरदस्ती कुछ ऐसी चीज अपनी बॉडी के अंदर हम डाल रहे हैं, वो चीज क्या हो सकती है? पैथोजन हो सकता है, पर कैसा? हीट किल, वीकेन या एटेन्यूएटेड पैथोजन हो सकता है, या उसका कोई एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या बनाएगी? खुद ही एंटीबॉडी बनाएगी उसके अगेंस्ट। पर नेचुरली नहीं आ रहा है, हम जबरदस्ती करवा रहे हैं आर्टिफिशियल, जिसमें क्या आता है? पूरा वैक्सीनेशन। आई बात समझ? अब बोलोगे मैम पैसिव इम्यूनिटी, तो पैसिव इम्यूनिटी अगर याद होगा मतलब बनी बनाए एंटीबॉडी ले रहे हो। अब नेचुरल मतलब कैसे? जो मदर्स मिल्क है वो नेचुरल है, ठीक है, और बनी बनाई एंटीबॉडी आ रही थ्रू मदर मिल्क या कोलेस्ट्रम, याद आया। और दूसरा आर्टिफिशियल, जैसे अगर स्नेक बाइट हुआ, अब इतना टाइम थोड़ी ना कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद बनाएगी, तो क्या होता है? डॉक्टर से पूछता है अच्छा बताओ कौन से सांप ने काटा है, फिर उसी सांप के अकॉर्डिंग, तो सांप ने क्या काटा है? टॉक्सिन। तो टॉक्सिन क्या है? प्रोटीन है, तो उसको क्या किस तरह ट्रीट कर सकते हो? एंटीजन की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट वो क्या देता है? एंटी टॉक्सिन। तो एंटी टॉक्सिन कुछ और नहीं भैया, उसके अगेंस्ट डेवलप एंटीबॉडी ही होती हैं, ठीक है। तो वो जरूर पूछता है डॉक्टर कि बताओ कौन से वैरायटी के या क्या कौन से सांप ने काटा है,
ठीक। अब बोलोगे मैम ये पूछा तो नहीं है, हाँ पूछ नहीं रहे पर हम रिवाइज कर रहे हैं, इसी तरीके से तुम्हें लर्निंग करनी है, ठीक है। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो पूछे बताओ इन्नेट इम्यूनिटी का हमने 4 बैरियर्स पढ़े हैं, उसमें से जो साइटोकाइन बैरियर वो क्या करता है। तो साइटोकाइन बैरियर में कौन आता है, इंटरफेरॉन। मोर स्पेसिफिकली तुमने कौन सा इंटरफेरॉन पढ़ा है, अल्फा इंटरफेरॉन, जो क्या है, अरे ये वही केमिकल है मैम जो क्या जब भी एक सेल डैमेज हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है एक वायरस से, तो वो चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बताता है कि गांव वालों यहाँ हमला हुआ है, मैं मर रहा हूँ, तुम बच जाओ, और जो अपनी आर्मी है उसको भेज दो यहाँ पे लड़ने के लिए। तो वो गांव वालों कौन हो गए, हमारी बॉडी के बाकी सारे सेल्स, और वो खुद कौन हो गया, वो सेल हो गया। और किसके कारण वो डैमेज हुआ था, वही जो केमिकल है जिसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। तो क्या है वो, प्रोटीन है, सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना, कैसे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मैं मर रहा हूँ, गाँव वालों सुन लो। तो वो मर रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं बोलता, पर एक केमिकल के फॉर्म में बोलते हैं, तो उसको सेल सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, प्रोटेक्ट कर रहा है नॉन इन्फेक्टेड सेल को, क्योंकि बाकी सारे सेल क्या है, हेल्दी सेल। तो उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अरे सुन लो यहाँ इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे अपनी डिफेंस सिस्टम को भेजो, ठीक है, अगर कोई घूम रहा है यहाँ पे भेजो, और तुम लोग भी कुछ कर लो कि खुद प्रोटेक्ट हो जाओ। तो देखो तो क्या कर रहा है, सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। आई बात समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। Mention the chemical change that pro-insulin undergo to be able to act as mature insulin। अब देखो जैसे ही इंसुलिन बोला, मत देखो आंसर अभी, जैसे ही इंसुलिन बोला, चलो मेरे साथ बोलते चलो। सबसे पहले इंसुलिन बनता कैसे है मैम, अच्छा कहाँ बनता है मैम, पैनक्रियाज में बनता है। कौन सी सेल बनाती है मैम, बीटा सेल बनाती है, ठीक। होता क्या है मैम, जो इंसुलिन रहता है उसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें ए चेन होती है, बी चेन होती है, और ये पूरी जो बच गई वो होती है सी चेन। पर जब ये तीनों चेन जुड़ी हुई रहती हैं, अगेन ए चेन अलग बनती है, बी चेन अलग बनती है, सी चेन अलग बनती है, तीनों कंबाइंड रहती है, किसकी मदद से, डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से, ठीक है मैम। पर जब भी ये तीनों चेन जुड़ी हुई रहेंगी तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं प्रो इंसुलिन या फिर इनएक्टिव इंसुलिन। हाँ मैम आ गया समझ में। बट एक कंपनी आई, कौन सी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, नाम क्या है उस कंपनी का, एली लिली। उसने क्या किया, इस लिली ने क्या किया, लिली मतलब नाम नहीं है लड़की का, कंपनी का नाम है, ठीक है। तो उस लिली ने या एली लिली कंपनी ने क्या किया मैम, कुछ नहीं, इसको उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया। क्यों बनाया, क्यों, पहले नॉर्मल इंसुलिन जो हम बाकी स्लॉटर्ड एनिमल से रहते तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी। देखो ये जो हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं ना, यही एक एक करके क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी मैम कि पहले जो इंसुलिन लिया जाता था वो उन एनिमल, स्लॉटर एनिमल के पैनक्रियाज से लेके डायबिटिक पेशेंट को लगा दिया जाता था, बट उससे होती थी एलर्जी, बहुत बार वो चीज़ क्योर ना हो के और फेटल हो जाती थी। तो फिर एली लिली कंपनी ने बोला कि जब हम इंसान का ही जो आरएनए बना है उसी का हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा के डीएनए बनवाते हैं, किस किस का, अब पूरी चेन नहीं निकालेंगे, वो क्या करेंगे, ए चेन का बनाएंगे डीएनए, बी चेन का बनाएंगे डीएनए, ठीक है। अब बोलोगे मैम डीएनए नहीं समझ में आया, देखो ये है सेल, कौन सा सेल है मैम, बीटा सेल है, कहाँ पे है, पैनक्रियाज में है, सेल है, अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब सपोज करो वहां पे ऑर्डर आया पैनक्रियाज के बीटा सेल पे, भैया इसने बहुत मीठा खा लिया है, इस इंसान ने एकदम दबा के आइसक्रीम खाया है, चॉकलेट्स खाई है, ठीक है, बर्फी खाई है, गुलाब जामुन खाया है, उसके बाद शुगर के गन्ने का रस भी पी लिया है, बहुत ज़्यादा इसने मीठा खा लिया है, डोनट्स भी खा लिए, भूख लग रही है, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद खा लेना, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खाना खा लिया है कि इसका ना ये जो शुगर है ये ऐसे ही ब्लड में घूम रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। तो इंसुलिन बना। तो जैसे ही सेल को पता चला, सेल के किसको पता चला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। तो डीएनए ने बोला अच्छा ठीक है भैया इंसुलिन को बनाओ। फिर उसको याद आया इंसुलिन के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट है, ए बी सी, पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड मतलब क्या, प्रोटीन ही ना। तो जल्दी बताओ प्रोटीन कौन सी प्रोसेस से बनता है मैम, ट्रांसलेशन से। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए तुमको मैम, एमआरएनए। तो बताओ एमआरएनए कहाँ बनता है मैम, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोसेस का नाम बताओ मैम, डीएनए से
mRNA बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और उसको हम कुछ और नहीं बल्कि ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन इस न्यूक्लियस ने बीटा सेल के इसने लगाया और डीएनए से एमआरएनए बनवा लिया। किसका? ऐसे तीन बार ये प्रोसेस होता है ना, ए चेन के लिए, बी चेन के लिए, सी चेन के लिए, कंटिन्यूस बैक टू बैक सब चलता है। कर लिया, और बाहर आके मतलब जब ये एमआरएनए यहाँ आया तो इस एमआरएनए का क्या बनेगा मैम? प्रोटीन बनेगा या फिर पेप्टाइड चेन बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ऐसा किसका बनेगा? ए चेन का, बी चेन का, सी चेन का। फिर ये सेल क्या करेगा? इन तीनों को जोड़ देगा। कौन से बॉन्ड से? डाइसल्फाइड ब्रिजेस के फॉर्म में। और ये क्या बन जाएगा? इनएक्टिव इंसुलिन या फिर प्रो इंसुलिन। बट अब सेल्युलर कंपनी ने बोला हम इतना भी काहे को करें, हम शॉर्टकट लगाते। क्या शॉर्टकट लगाते? ये जो एमआरएनए इसने बनाया है, पहचान लिया उन्होंने कि अच्छा ये एमआरएनए ए चेन का है और ये जो एमआरएनए आया है ये है बी चेन का। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इस एमआरएनए को कन्वर्ट कराते किस में? डीएनए में। कौन सा एंजाइम लगा के? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बताओ जल्दी, ये क्या, कहाँ सुना था ये एंजाइम? मैम रेट्रोवायरस में सुना था। वो भी यही करता है। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? आरएनए। और वो अंदर पहुंच के, होस्ट के सेल के अंदर पहुंच के क्या करता है? उस आरएनए का डीएनए बनवा लेता है। तो हमने ये चीज क्या की है? खुद अपनी नई नहीं निकाली है, हमने उस वायरस की ये थिंग चुरा ली है। हमने बोला जो तुम करते हो हम भी वही करेंगे, पर अपने काम के लिए करेंगे। ठीक है, तो जैसे उसने हम एलिली कंपनी ने क्या किया? एमआरएनए से डीएनए बनवा लिया किसका? ए चेन का। वापस एमआरएनए से डीएनए बनवा लिया किसका? बी चेन का। अब ये छोटा सा पीस का टुकड़ा, डीएनए मतलब पूरा डीएनए नहीं, छोटा सा वो जीन है ना, डीएनए जिसमें वो जीन है। अब क्या किया? बस इसको उठाया। अब ये क्या हो गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन। इसको उठाया, किसके साथ डाल दिया? वेक्टर में, प्लाज्मिड में इनको ऑपरेट करा दिया। और फिर वेक्टर को कहाँ डाल दिया? ई कोलाई में। और बोला चलो अब ये ई कोलाई का बैच क्या ग्रो करेगा? मतलब एक ई कोलाई को बोल दिया कि अब ये सपोज ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, ये क्या ग्रो करेंगी? ए चेन। ये क्या ग्रो करेंगी? बी चेन। एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। बस इन दोनों को उठा के क्या जोड़ दिया? डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, तो ए और बी चेन बन गई। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इंसुलिन या फिर यूमोलिन। आई कहानी समझ में? सब याद आ गया? चलो आगे पढ़ लेते हैं। वो बोल रहे बताओ कि केमिकल क्या चेंज आया प्रो इंसुलिन में, मतलब इसमें ये जो डायग्राम बना है, और जो एक नई इंसुलिन बनी है जो यहाँ मैं बना रही हूँ। ये ए चेन है, बी चेन है, और कैसे जुड़ी हुई? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई। तो इन दोनों में अंतर कहाँ आया? तो अंतर तो खुद ही देख लो ना, इसमें ए और बी है, इसमें ए बी सी नहीं है। तो बस यही तो आंसर है, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम प्रो इंसुलिन। इतना हुआ क्लियर? अब बोलोगे मैम इतना सा तो पूछा था, इतना सारा क्यों एक्सप्लेन किया? इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने, सपोज करो यही चीज ये सारा का सारा क्वेश्चन रहता और इसमें डॉट करके लिखते एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन डिटेल। बस बन गया बड़े मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया। ये 1 मार्क से 3 मार्क का क्वेश्चन बन गया। आप क्या करोगे? इतना जो सब कुछ मैंने बोला है वो सब तुम पॉइंटर वाइज लिखोगे और साथ में क्या बनाओगे? यही डायग्राम बनाओगे। आई बात समझ में? तो अब क्या करोगे? अब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो, अच्छी बात है, पर एनालाइज करते चलो कि जो 1 मार्क का क्वेश्चन है उसको कैसे वो कन्वर्ट करके 3 मार्क में डाल सकते हैं, या 3 मार्क के क्वेश्चन को कैसे वो कन्वर्ट करके 1 मार्क में या 2 मार्कर में या फिर केस स्टडी बेस में उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे पैटर्न सॉल्व करोगे ना, तुम्हें खुद एनालिसिस लगने लगेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को यहाँ भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को वहां भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4, your advice is sought to improve the nitrogen content of the soil to use for cultivation of non-leguminous टेरेस्ट्रियल क्रॉप। ठीक है, तुमको एडवाइस किया गया है कि तुम्हें इंप्रूव क्या करना है? नाइट्रोजन कंटेंट को इंप्रूव करना है। किसके? नॉन लेग्यूमिनस टेरेस्ट्रियल क्रॉप में। जैसे उन्होंने नॉन लेग्यूमिनस बोला तो तुमको कुछ याद आएगा। जो तुम्हारा राइजोबियम होता है या राइजोबियम होता है वो कहाँ पे रहता है? वो लेग्यूमिनस क्रॉप में रहता है। तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लेग्यूमिनस, मतलब वो तो ऑप्शन से हो गया बाहर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? मैम कोई ऐसा बैक्टीरिया ले ले या कोई ऐसा फंजाई ले ले जिसका काम ही क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। मतलब वो क्या करेगा? N2 को कन्वर्ट कर देगा, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, या तो NO2 के फॉर्म में या तो NO3 के फॉर्म में, नाइट्रेट या नाइट्राइट्स।
हो गया क्लियर? मतलब बेसिकली मैम अब आगे जाके वो बैक्टीरिया के नाम ही पूछने वाले। बिल्कुल सही, धीरे धीरे आ गया क्वेश्चन समझ में। चलो पहला पार्ट, रिकमेंड 2 माइक्रोब्स दैट कैन एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन। हुआ क्लियर? देखें आंसर तो ये लिख लो, एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड फ्रैंकाई आर एनी। अब इसमें से देखो, अब बोलोगे मैम हमको तो 2 ही पूछे थे, इतने सारे क्यों दिए हुए? क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तुम्हारी कॉपी चेक करने के लिए तो मार्किंग स्कीम में भी ऐसे लिखा रहता है और वहां एक्चुअली ऐसे लिखा रहता है कि कोई भी इनमें से 2 लिखे हो तो मार्क्स दे देना। तो तुम एज अ सेफर साइड याद सारे करके जाओ, ठीक है? अब उस इंस्टेंट पे तुम्हारा क्या क्लिक हो रहा है तुम वो लिख के आ जाओ, सब सही है, ठीक है? तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कौन कौन से हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में अप्लाई होंगे? एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड फ्रैंकाई। ओके, इतना क्लियर रहेगा? चलो आगे देखते हैं। इफ साइनोबैक्टीरिया मेंशन बट इट अलोंग विथ साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया मेंशन, देन नो मार्क्स ऑन साइनोबैक्टीरिया। देखो ये क्यों लिखा है, ये आंसर नहीं है, ये जानबूझ के मार्किंग स्कीम का पैटर्न दिया हुआ है कि अगर उन्होंने साइनोबैक्टीरिया लिखा है, ठीक है, बट किसके साथ लिखा है? एनाबिना, उसके बाद नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, तो किसके ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। आया कुछ समझ में? तो मतलब तुम अगर मान के आओगे ठीक है मैम हम एक काम करते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी लिखाते हैं और नॉस्टॉक भी लिखाते हैं, तो उस केस में होगा क्या? नॉस्टॉक के मार्क्स मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया के मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एज इट इज कहाँ लिख के आता है? मार्किंग स्कीम में। तो अब हम याद या पढ़ेंगे किस पैटर्न में? उस पैटर्न में जिस हिसाब से मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ आता है, ठीक है? तो अब क्या क्या याद रखना है? चलो मत देखो और बताओ कौन कौन से तुमने कितने पढ़े? टोटल 6 बैक्टीरिया के नाम पढ़े, ठीक है? 6 माइक्रोब्स के नाम पढ़े। कौन कौन से? एजोस्पाइरुलम, तीन ए से है, एजोस्पाइरुलम, एजोटोबैक्टर और एनाबिना। फिर क्या है? नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एक कौन सा? फ्रैंकाई, ठीक है? याद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। Why do leguminous crop not require such enrichment of the soil? क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जनरली हमको याद है राइजोबियम जो रहता है वो लेग्यूमिनस में रहता है, तो जब राइजोबियम लेग्यूमिनस में होता ही है, पर यहाँ क्या पूछा था? नॉन लेग्यूमिनस। तो अब वो पूछ रहा है बताओ लेग्यूमिनस को ऐसी जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन रहता है? राइजोबियम। कहाँ रहता है? उसी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, मतलब गांठों में रहता है। वो बोलता है भाई तू प्लांट है, मैं हूँ माइक्रोब, ठीक है? एक काम करूंगा कि तेरे को मैं क्या दूंगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, जो ऑर्गेनिक फॉर्म में, उसको तेरे को दे दूंगा। बट तुम क्या करो उसकी जगह पे? मेरे को शेल्टर दे दो, यहाँ रहने दो और साथ में थोड़ा थोड़ा फूड भी देते चलो। आई बात समझ में? देखो जरा, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइजोबियम। ये है मेन काम का, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सोर्स। अच्छा ठीक है भैया, सोर्स पूछा है। नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग। अब ये हीरोइन नहीं है, हेरोइन है, जो मूवीज में तुमने देखा होगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, क्रिस्टल सब्सटेंस रहता है, ओडरलेस सब्सटेंस रहता है। अब बोलोगे मैम क्रिस्टल कलर का तो समझ में आता है, दिख रहा है मूवी में, व्हाइट कलर का भी समझ में आता है, दिख रहा है मूवी में, ओडरलेस कैसे समझ में आएगा? मैं बता रही हूँ ना, मैंने भी लिया नहीं है, मैं पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है? अपन को याद रखना है। तो वापस वो क्या है? वो ड्रग है, ठीक है? अब वो पूछ रहे हैं बताओ किससे ऑब्टेन हुआ है, तो जल्दी से बताओ ये ड्रग तुमने कहाँ पढ़ा है? मैम जो हमारा पॉपी प्लांट है जिसका नाम क्या है? पैपावर सोमनीफेरम, उससे ऑब्टेन किया गया है। अच्छा पॉपी प्लांट का दूसरा नाम बताओ? मैम ओपियम प्लांट। बिल्कुल सही, तो यही तो सोर्स पूछ रहा है। अच्छा इसी से एक और काम की चीज ऑब्टेन होती है, जल्दी बताओ उसका नाम क्या है? मैम मॉर्फिन। बिल्कुल सही, तो मॉर्फिन किसकी तरह काम करता है? मैम वो काम करता है एक पेन किलर की तरह, ठीक है? तो पॉपी, सोचो एक ही पौधा है, उससे एक काम की चीज निकल रही है और एक ऐसी हार्मफुल चीज निकल रही है जिसको ड्रग बोल दिया, ठीक है? अच्छा बताओ इसमें खासियत क्या है? मैम ये जो ड्रग्स रहते हैं ये इनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? अब देखो ये पूछ नहीं रहे पर हम सारा रिकॉल करेंगे। रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? 2 जगह, ब्रेन और ब्रेन की चोटी, मतलब
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरे रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे। अच्छा, ये इफेक्ट कहाँ पे करेंगे, मतलब धमाका कहाँ मचाएंगे, तो ये मचाएंगे धमाका कहाँ पे, तुम्हारे ब्रेन पे एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो आंसर देखते हैं। तो वो बोल रहे हैं नेम द सोर्स प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग, हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। तो बस यही तो बोल रहे हैं। तो देखो जरा, पैपावर सोमनीफेरम या फिर पॉपी प्लांट, ये क्या है, सोर्स है इस ड्रग को ऑब्टेन करने का। कैसे बनाया गया, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स, मतलब जो चिपचिपा व्हाइट कलर का जो दूध जैसा स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस रहता है उसको लेटेक्स बोलते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ द प्लांट, और ये लाइन मेन है, क्या लाइन मेन है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मतलब सबसे पहले मॉर्फिन बनाओ, उसके बाद उसका क्या करो, एसिटाइलेशन। अब मॉर्फिन क्या है, काम का ड्रग है जो किसकी तरह काम करेगा, पेन किलर की तरह, पर इसी को अगर तुमने कन्वर्ट कर दिया और क्या करवा दिया, उसका एसिटाइलेशन करवा दिया, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा हेरोइन। हुआ इतना क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, यही एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन इन जनरल किस नाम से बिकता है। आप बोलोगे मैम हम खरीदने तो गए नहीं कि हमको पता रहेगा कौन से नाम से बिकता है। ठीक है, नहीं गए हो, एनसीईआरटी तो पढ़ते हो ना, तो वहां क्या लिखा है, स्मैक, तो ये याद रखना है। ठीक है, जब तुम नीट लेवल की स्टडी करोगे तो यकीन मानो हर एक ड्रग का तुमको मार्केट नेम याद रखना पड़ेगा। अब बोलोगे मैम हम मार्केट नेम क्यों याद रखें, अरे जब तुम डॉक्टर्स बनोगे या रिसर्चर्स बनोगे तब पता तो होना चाहिए कि ये लोकल ड्रग इस नाम से बिकता है, तो इसका कंजम्पशन से ये गड़बड़ होता है, वो गड़बड़ होता है, ये होता है, फिर उसको ट्रीट कैसे करोगे। आई बात समझ में। खरीदने नहीं जा रहे हो कि भैया एक पाव जरा हेरोइन दे देना, ऐसा नहीं करने जा रहे हो, पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही कॉमन नेम तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी का क्या है, स्मैक। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। राइट द इफेक्ट ऑफ हेरोइन ऑन द ह्यूमन बॉडी। लो अभी तो पढ़ा, क्या करता है वो, एक डिप्रेसेंट की तरह काम कर रहा है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि उसके रिसेप्टर्स कहाँ है, फिर इफेक्ट कहाँ करता है, मैंने बोला था ब्रेन एंड हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो देखो क्या करेगा, ब्रेन में किस तरह से काम करेगा, डिप्रेसेंट की तरह, है ना, हर चीज एकदम डिप्रेशन। हाँ ठीक है, शांत बैठ गए। उसके बाद हर चीज तुमको स्लो मोशन में लगेगी, मतलब ये भी जो भी मैं कुछ अभी बोल रही हूँ तुमको अगर ऐसा सुनाई देगा कि मैं बोल रही हूँ, फिर समझोगे तुम लोगे नहीं, सुनाई ऐसे देगा। जो भी पर्सन कंज्यूम करता है इन ड्रग को, हर चीज उनको किस में लगती है, स्लो मो में चल रही है ना, जिसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस, एकदम दूसरे स्टेट में पहुंच गए। तुम बोल ही रहे हो पर उसको हर चीज स्लो मोशन में सुनाई दे रही, क्यों, हमारा प्रोसेसर थोड़ा स्लो कर देता है वो। आई बात समझ में। देखो जरा, डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। हुआ इतना क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Medically, it is advised to all young mothers that breastfeeding। अच्छा जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग याद आया, क्या याद आ गया, मैम इम्यूनिटी में पढ़ा था, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ा था मैम, ये एक टाइप की पैसिव इम्यूनिटी है क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडी बेबी को दे दी जाती है। ठीक है, पर मैम ये पैसिव तो है ही, पर एक टाइप की नेचुरल भी है क्योंकि मदर्स मिल्क से मिल रही। अच्छा बता सकते हो कौन सी इम्यूनिटी, कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है। मैम आपने बताया था मम्मी को हिंदी में माँ बोलते हैं, तो माँ होता है MA, तो कौन सी एंटीबॉडी दी गई, MA, तो IgA। ये अलग बात है, तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ A के बारे में बात की है, आ के बारे में बात किया। ठीक है, तो आ मतलब याद करने का तरीका, माँ बोलते हैं ना तो उन्होंने सिर्फ आ के बारे में याद किया है। ठीक है, हुआ क्लियर। अच्छा ये बताओ क्यों जरूरी है, क्योंकि मैम अभी उस बेबी को टाइम लग जाएगा, सारी एंटीबॉडी उसको टाइम लगेगा क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। उसके पास सिर्फ इनेट इम्यूनिटी है और वो बहुत प्रोन है कोई भी बीमारी को कैच करने के लिए। इसलिए मम्मी ने बोला चिंता मत करो लल्ला, हम एज इट इज एंटीबॉडी तुमको पास ऑन करेंगे। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो फर्स्ट मिल्क रहता है, जो येलो कलर का मिल्क रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, वो फीड करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने बोला सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग बोला, हमने पूरी कहानी बोल दी। आगे पढ़ लेते हैं। इज द बेस्ट फॉर देयर न्यू बॉर्न बेबीज, डू यू एग्री, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हाँ बिल्कुल एग्री करते हैं, अभी जो सब कुछ बोला वही आंसर है। यस, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बट ऑब्वियस न्यूट्रिशन तो रहेगा। कौन कौन से, कैल्शियम, फैट, लैक्टोज, प्रोवाइड्स, ये है काम की चीज। पैसिव इम्यूनिटी, कौन सी एंटीबॉडी, IgA। आई क्या कहानी समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। अच्छा ठीक है, जैसे बायोरिएक्टर बोला क्या है मैम, एक डब्बा,
इस रूम के बराबर एक डब्बा, डब्बा कंटेनर मैम। सिर्फ कंटेनर बोलोगे नहीं मैम, एक ऐसा कंटेनर है जहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट मैम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो लार्ज लेवल पे या बल्क लेवल पे ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, क्या स्पेशलिटी है इस डब्बे के बारे में या बायोरिएक्टर के बारे में? तो मैम ये एक ऐसा चेंबर है जहां पे मेंटेन होता है पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, उसको बार बार स्टर भी किया जाता है, फिर टाइम टू टाइम इनोकुलम ऐड भी करते हैं या मीडियम ऐड करते हैं, जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं, जो कचरा बच गया उसको रिमूव करते हैं, स्टेराइल एयर को अंदर भेजा जाता है। अगर वो बायोरिएक्टर बबल्स के थ्रू घूमेगा तो एयर पंप किया जाता है जहां पे ऑक्सीजन के बबल्स बनाए जाते हैं, फिर वो उसके मूवमेंट को हेल्प करते हैं। सब याद आ गया। तो बेसिकली बायोरिएक्टर क्या है? ऐसा कंटेनर जो बल्क लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे तुम्हारा जो भी ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर सके। किसके चीज़ के यूज़ के लिए यूज़ करते हैं मैम? एंजाइम का प्रोडक्शन, कोई केमिकल है उसका प्रोडक्शन, कोई हार्मोन है उसका प्रोडक्शन। ठीक है, अब पढ़ ले आगे। देखो, How has the development of bioreactor helped in biotechnology? बोल तो दिया बल्क में बनाना है, इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है। तो देखो जरा आंसर, लार्जर बायोमास, larger volume of culture can be processed leading to higher yield of desired specific product, प्रोटीन या एंजाइम और बहुत सारे और हैं, यहाँ पे से प्रोटीन ऑब्लिक एंजाइम है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। बोला था ना, जहाँ पे तुम पीएच चेक कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, एयर कंट्रोल कर सकते हो, ऑक्सीजन कंट्रोल कर सकते हो। आई कहानी समझ में? चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। हमने 2 टाइप के बायोरिएक्टर पढ़े थे, तो पहले वाला सबसे जो कॉमन है उसका नाम क्या है? स्टेरिंग बायोरिएक्टर। चलो इसका वर्किंग भी देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट इवनली, तो इवनली मिक्स होगा विद एजिटेटर सिस्टम और अ स्टरर। अच्छा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो आगे क्या लिखा है उन्होंने, तो स्टरिंग टाइप, वापस वही सारी जो चीजें बोली वही तो लिखी है। तो मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट इवनली, तभी तो वो इस टाइप के ब्लेड्स नहीं रहते हैं। अभी एक तुमने कंटेनर बनाया, याद करो एनसीईआरटी का ही डायग्राम बता रही हूँ, ऐसे ब्लेड्स बनाई हुई थी, है ना। अब बोलोगे मैम पर हमारी ब्लेड्स तो अच्छी दिखती नहीं है, मार्क्स तो नहीं कटेंगे? नहीं कटेंगे, मत चिंता करो, लेबलिंग बस सही करके आओ, ठीक है। और सही जगह, इसको लेबल करने की जगह इसको मत लेबल करके आ जाना, सही जगह सही चीज की लेबलिंग करो, लेबल की स्पेलिंग सही रखना, बस तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, बोलोगे मैम क्या इसमें डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है? बना लो। क्यों? मैंने बोला था कि बहुत बार देखो पूछा नहीं है उन्होंने, पर तुम अपनी तरफ से डायग्राम बनाओगे तो होगा ये कि एग्जाम जो चेक करेगा ना उसका टाइम बचेगा, वो सिर्फ तुम्हारा डायग्राम देखेगा, ये लेबल है, ये लेबल है, या बिल्कुल सही किया है, सब कुछ उसने मेंशन कर दिया, और फिर वो तुम्हारे पॉइंट्स भी एक बार देख लेगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वापस लिखा नहीं है कि डायग्राम बनाओ, हम बना के आएंगे, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले क्या है? मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट इवनली, किसकी मदद से? एजिटेटर सिस्टम या फिर स्टरर की मदद से, ठीक है। एजिटेटर सिस्टम कहाँ पढ़ा था? तुम्हारी बुक में ऐसा वाला बायोरिएक्टर है, उसी के साइड में एक और बायोरिएक्टर का डायग्राम बना हुआ है। बताऊं कैसे? नहीं याद आ रहा? 2 मिनट बने रहो मेरे साथ, देखो जरा। तो तुम्हारी बुक में एक ऐसा डायग्राम बना है और एक यहाँ पे एक रिएक्टर का डायग्राम बना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो है, इसमें तो उन्होंने एक ऐसा कंटेनर ज्वाइन किया है, ऊपर पंप दिया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा मूव किया है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लेड्स बनाए हैं। तो ये अपना कौन सा हुआ? स्टरर वाला सिस्टम हुआ। और एजिटेटर वाले में क्या किया उन्होंने? ऐसा कुछ ज्वाइन किया है, यहाँ पे एक ऐसी बनाई है, ऐसे 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 बनाया है, जहाँ फोम बनता है, यहाँ भी वही फोम वाला सिस्टम है, फोम कलेक्टर या फोम रिमूवर, और अंदर ऐसे ऐसे छोटे 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 बबल्स बनाए, और साइड में यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन इंक्रीज द एरिया फॉर मिक्सिंग। याद आया? तो अब तुम जब इन दोनों में से मेंशन कर रहे हो तो कोई एक बना दो, सिंस उन्होंने पूछा नहीं है तो तुम सेफर साइड रहने के लिए आई वुड सजेस्ट कि ये वाला बनाओ, ठीक है। चलो मूव करें आगे। दूसरा, फैसिलिटेट ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो देखो ये वाला यही था, इसमें तो ऑक्सीजन आता था। अच्छा, इसी में 2 जगह उन्होंने मेंशन किया था, यहाँ पे नीचे से ऐसे लिया हुआ है स्टेराइल एयर, सिमिलरली यहाँ पे भी एक ऐसा लेबलिंग की हुई है और यहाँ लिखा है स्टेराइल एयर, ठीक है। तो ये क्या है? एयर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कैसी एयर? किस मतलब एयर में काम की चीज क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही सिर्फ सप्लाई हो गया? नहीं, क्या होगा? पूरी एयर होगी। कैसी? स्टेराइल एयर,
ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, पीएच, फोम कंट्रोल। तो देखो जरा लेबलिंग, अब आया समझ में मैं क्यों डायग्राम बोल रही हूँ, क्योंकि है वही पॉइंट्स लिखे हुए पर डायग्राम में बने हुए दिखेंगे तो जल्दी चेक हो जाएगा। जो चीज जल्दी इजीली चेक हो जाती है तो हो सकता है जहां थोड़े मार्क्स कटने के थोड़े चांसेस बन रहे हो वो नहीं कटेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे अब यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ है ऐसा करके पीएच मेंटेन बाय एडिंग एसिड एंड बेस, ठीक है। अब यहीं पे मैंने बताया था कि थर्मोमीटर भी रहता है जिससे कंटिन्यूसली क्या चेक होता रहता है, टेम्परेचर भी चेक होता रहता है। उसके बाद इसी के स्टार्टिंग में यहाँ पे ऊपर ऐसे ऐसे दिया हुआ है बुक में जहाँ पे लिखा है फोम रिमूवर या फोम कंट्रोलर, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। हुआ क्लियर इतना? तो इस वाले क्वेश्चन में वापस नहीं पूछ रहे, हम क्या बना के आएंगे, डायग्राम बना के आएंगे। अब बोलोगे मैम इतना टाइम थोड़ी ना होता, तो एक काम किया करो सेफर साइड रहने के लिए। तो जैसे तुमने ये आंसर लिखा, सपोज करो ये आंसर शीट है तुम्हारी, ठीक है, तुमने इसका बी लिखा और यहाँ पे तुम आंसर लिख रहे हो, थोड़ा सा स्पेस साइड में छोड़ो, फटाफट एक रफ डायग्राम बनाओ, सुंदरता पूर्वक नहीं बोल रहे हो, लेबलिंग सही रखना, ठीक है। एक रफ डायग्राम बनाओ, मार्क करो स्टरर, यहाँ पे लिखो ऐसा लिखो फोम कंट्रोल, यहाँ पे ऐसा सर्कल बनाया, यहाँ पे लिखा तुम्हारा एक में लिखा स्टेराइल लेयर, यहाँ पे लिखा स्टेराइल लेयर, फिर अंदर लिखा तुम्हारा मीडियम, ठीक है, कल्चर, ब्रॉथ, जो जो लेबलिंग करनी है वो करो, और यहाँ पे लिख दो पीएच। तो इतना भी लिखोगे, फिर यही पॉइंट्स तुम चाहो तो लैंग्वेज मत यूज करो, सेम पॉइंट सिमिलर यहाँ पे पॉइंटर वाइज डाल दो, तो तुम्हें क्या होगा, वो क्वेश्चन बहुत जल्दी चेक होगा और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, अल्टीमेटली अपना मोटो तो मार्क्स लाना है ना, इतना पता है, प्रेजेंट करना भी सीखो साइड बाय साइड। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब वो रोल बताना है, साथ में अब उन्होंने मेंशन किया है कि एग्जाम्पल भी दो। किसका? सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बस अब शुरू हो जाओ, मत देखो आंसर। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब क्या मैम? मॉलिक्यूलर सिजर। कितनी टाइप की सिजर पढ़ी है मैम? 2 टाइप की। कौन कौन सी मैम? एक ऐसी सिजर जो बाहर कट करती है, एंड्स पे कट करती है डीएनए के, क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। दूसरी सिजर कौन सी पढ़ी है मैम? जो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक साइट पे कट करती है, क्या बोलते हैं उसको? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या स्पेशलिटी रहती है, उसको कैसे पता चलता है यहीं कट लगने का है? तो वो पहचानता है क्या? एक रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट किस फॉर्म में रहता है मैम? पैलिंड्रोम के फॉर्म में। एक एग्जांपल के साथ बताओ मैम, ई कोराई R1 उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC। अच्छा पहले बताओ मुझे पैलिंड्रोम क्या होता है मैम? अगर उसमें उसको मैंने लेफ्ट टू राइट रीड किया या राइट टू लेफ्ट रीड किया, दोनों सेम ही रहेगा। जैसे GAATTC, इसी की तरफ से GAATTC, ठीक है। अच्छा तो ये करेगा क्या? पहचानने के बाद क्या करेगा मैम? वो पैलिंड्रोम के जो GA है उसके बीच में कट लगाएगा, ठीक है, और फिर मैम बस यहाँ कट हो जाएगा जहां भी दूसरी जगह। अच्छा एक और चीज, क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम यूज करना इंपॉर्टेंट है? हाँ मैम, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जो तुम्हारा वेक्टर है प्लाज्मिड है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम यूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ और यहाँ जब वो कट करेगा तो सेम सीक्वेंस से कट करेगा, दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म होंगे, दोनों में स्टिकी एंड्स क्रिएट होंगे, जो दोनों क्या रहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। याद आ गया? पढ़े आ गया? अब आंसर ही देख लेते हैं। देखो इतना सारा बोल दिया है ना। चलो, इट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर पैलिंड्रोम एंड कट द डीएनए स्ट्रैंड एज अ स्पेसिफिक साइट। एग्जांपल ई कोराई R1 या HindII। आई बात समझ में? अब देखो HindII क्योंकि तुम्हारे बुक में HindII के बारे में दिया हुआ है, ये अलग बात है कि तुम्हारा जो प्लाज्मिड है PBr322 उसमें HindIII की लेबलिंग है। याद रखो, बहुत जरा से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या है मैम? ये तो हमने 11th से पढ़ते आ रहे। अच्छा बता दो फिर क्या है मैम? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, खुद के जीनोमिक डीएनए के अलावा जिसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, जिसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स भी हैं। कुछ मार्कर्स जैसे ई कोलाई में पहले से नहीं थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, पर हमने इंट्रोड्यूस करवाए, जिसका बेसिकली काम रहता है कि उस जीन को मेन जीन उसके साथ इनकॉर्पोरेट करना और फिर उसका जो भी प्रोडक्ट है उसको एक्सप्रेस करवाना। चलो आगे पढ़ लेते हैं। एक्ट एज अ वेक्टर या फिर क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड एलियन जीन या फॉरेन जीन। एग्जाम्पल PBr322 या फिर प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। जल्दी बताओ एग्रोबैक्टीरियम कहाँ पढ़ा है मैम? RNAi टेक्निक में, ठीक है। आगे TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। हुआ क्लियर?
मूव करें आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनिक फार्मर प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब क्या? मतलब मैम जहाँ पे केमिकल का यूज ना हो, पेस्टिसाइड्स का यूज ना हो, फंजीसाइड्स का यूज ना हो, तो कैसे कंट्रोल करोगे मैम? ये जो कंट्रोल है ये डिपेंडेंट रहता है किस पे? प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप पे। अगर हमें कोई एक पेस्ट को हटाना है तो उस पेस्ट को खाने वाला हम प्रीडेटर ले आए या उन्हीं को पालने लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। हुआ क्लियर? अच्छा, तो क्या उससे हमारे क्रॉप पे प्रॉब्लम होगी? नहीं मैम, वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, वो बाकी किसी को हार्म नहीं करेगा, सिर्फ उस पेस्ट को खाएगा या उस पेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, आगे पढ़े। ओके, एंड पेस्ट टू यू, ओके वापस पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट टू द यूज ऑफ केमिकल फॉर द सेम पर्पस। जस्टिफाई, वो बोल रहे हैं बताओ कि फार्मर लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्यों प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू द केमिकल यूज। बट ऑब्वियस केमिकल क्या है, एक तो हार्मफुल रहेंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, क्या कॉज करेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। कुछ कुछ याद आया? ठीक है, तो वो ना हो, है ना, एट द एंड पॉइजनस ही है। पोल्यूशन करेंगे, सॉइल पोल्यूट होगा, वही सॉइल का पानी ड्रेन होके नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर मतलब वाटर पोल्यूशन होगा। कभी कभी वो ड्रेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा? रिवर में मर्ज होगा, तो वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो देखो। अच्छा, इसी का आंसर क्यों आंसर पूछा है ना, तो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक केमिकल्स, बट ऑब्वियस प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम और एनवायरमेंट। इतना हुआ क्या क्लियर? चलो उसके बाद प्रोटेक्ट एंड कंजर्व नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म ऑब्लिक दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। अभी मैंने बोला कि हर जन नहीं मरता, सिर्फ जिसको मारना है सिर्फ वही मरेगा। ठीक है, आगे दीज केमिकल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल मे पल्यूट द एनवायरमेंट परमानेंटली। बोला ना अभी, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ओके, दीज केमिकल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल मे कॉज बायो मैग्निफिकेशन। अब देखो पैटर्न समझ में आ रहा है? एक वर्ड पकड़ो, उससे रिलेटेड जो भी कुछ आ रहा है सब बोल दो, फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ो, तो तुम्हें फिल्टर हो जाएगा कि उतने सारे इंफॉर्मेशन में से लिखना क्या है तुमको। ठीक है, पर इसके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए? लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत तगड़ी लर्निंग होनी चाहिए कि एक वर्ड देखा और तुम्हारे दिमाग में वो वर्ड देखने से बहुत सारे वर्ड्स आ जाए। ठीक है, उन्हीं को की वर्ड बोलते हैं। आई बात समझ? मत चिंता करो, एक अलग सीरीज लेके आऊंगी मैं उसकी। चलो अब आते हैं बचे हुए सेकेंड पार्ट पे। Give an example of bacterium, a fungus and an insect that are used as biocontrol agent. तो तुमको एग्जाम्पल देने किस किस के? एक बैक्टीरियम के, एक फंजाई के और एक इंसेक्ट के, जो किसकी तरह यूज किए जा सकते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। तो चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्या क्या है पहले समझ लो। बैक्टीरियम कौन हुआ? अब बोलोगे मैम बैक्टीरियम तो हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा, फिर वो बीटी कॉटन क्या था? बीटी ब्रिंजल क्या था? बीटी टोमेटो क्या था? बीटी मतलब क्या? बैसिलस thuringiensis। अब देखो, अब डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, पर उसका जीन तो ले लिया, तो है तो ऑर्गेनिक की तरीका ना। तो क्या है बैक्टीरिया का एग्जांपल? बैसिलस thuringiensis। फंगस कौन सा याद रखना है? ट्राइकोडर्मा। उसके बाद इंसेक्ट कौन सा है? लेडी बग, ड्रैगन फ्लाई, मॉथ या अदर कोई भी करेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब लेडी बग मैम क्यों? क्योंकि लेडी बग किसके ऊपर फीड करती है? एम्फिड्स के ऊपर। ठीक है, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो खा जाती है, तो अपने तो काम की हुई ना, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, वही तो क्वेश्चन पूछा है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे। हाँ भैया, इतना सही लाइन पढ़ने के बाद पूरा आंसर आ जाएगा। बताओ क्यों? नॉर्वे कहाँ सिचुएटेड है? मैम नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन का मतलब क्या होता है? मैम कोई भी ऐसी कंट्री जो फ्रिजिड जोन के आसपास रह रही हो, जिसमें सनलाइट का जो रेशियो नॉर्मल जो है उसमें कम मिलता हो, स्लैंटिंग सनलाइट है वहां पे। अच्छा, तो मुझे ये बताओ पहले फ्रिजिड जोन मतलब क्या? मैम हमने अपने अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो फ्रिजिड जोन है, बेसिकली परमाफ्रॉस्ट रीजन है। फिर बीच में आता है टेम्परेट जोन, जो कहाँ से होता है? आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और फिर आता है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके तुम्हारा एंटार्क्टिक सर्कल तक। ठीक है, फिर वो बीच वाला जोन क्या है? जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस जोन के बीच है इंक्लूडिंग इक्वेटर, उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक जोन। ठीक है मैम, समझ में आ गया। तो बताओ इंडिया कैसा है? इंडिया एक ट्रॉपिक कंट्री है।
ठीक है। और नॉर्वे कहाँ पे मैम? फ्रिजिड जोन में। तो तुमने कुछ पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बारे में कि जैसे जैसे ट्रॉपिक जोन से टेम्परेट जोन मूव करोगे, ठंडे एरिया मूव करोगे, लैटिट्यूड कम होते चलेगा, तो क्या होगा? स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैम जो ट्रॉपिक जोन है उसको ऑल राउंड द ईयर सनलाइट मिलती है, तो हायर प्रोडक्टिविटी तो इवॉल्व होने का चांस भी ज्यादा, प्रोड्यूसर ज्यादा, तो उसके ऊपर कंज्यूमर की भी वैरायटी बहुत। दूसरा रीजन मैम कि बहुत सालों तक इसका क्या कंडीशन चेंज नहीं हुई है ना, एज इट इज मेंटेन रहा, तो स्पीशीज को इवॉल्व होने के लिए बहुत टाइम मिल गया। बट वही जो टेम्परेट जोन की जगह थी वो किससे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या उन्होंने फेस किया? ग्लेशिएशन फेस किया। तो बार बार वहां की चेंज हो जाती थी, तो स्पीशिएशन या स्पीशीज में वैरायटी आने का चांसेस कम हो गया। इसीलिए मैम इकोसिस्टम ट्रॉपिक जोन में ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू टेम्परेट या फिर फ्रिजिड जोन। सिंस इंडिया कहाँ है? एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ ज्यादा वैरायटी है एज कंपेयर टू नॉर्वे जो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो वहां पे कम वैरायटी। हो गया। अब पढ़े आगे। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाँ भैया एग्री करते हैं। ओके, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो चलो आंसर देखते। तो उन्होंने यस तो लिख दिया, अब आंसर तो बताओ। ओके, अब देखो उन्होंने कंपैरिजन कर दिया। अब बोलेंगे मैम हम क्या ये कंपैरिजन करना सही है? देखो एक चीज याद रखना, जहां भी उन्होंने क्वेश्चन में डिफरेंशिएट बोला है, प्लीज बाबा पैरा में आंसर लिखना बंद करो, ऐसे ही टेबल बनाओ, पन्ने भी बचाओ। अब बोलोगे मैम आपने तो बोला सीबीएसई सप्लीमेंट्री भी देता है। हाँ देता है, पर ये ज्यादा करेक्ट करने के लिए ईज पड़ता है, ठीक है, और तुमको भी सारे पॉइंट्स जल्दी याद रहेंगे इस पैटर्न से। तो जब भी वो डिफरेंशिएट बोले, टेबल बनानी है, कोई आके बताने नहीं वाला है कि टेबल बनाओ, ठीक है, पर टेबल बनानी है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई ऐसे कंपैरिजन कर रहा है तो ये भी तरीका सही है, पैरा में मत लिखो। क्यों बोर कर रहे हो सामने वाले एग्जामिनर को, है ना? वो बेचारा चेक करेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा। साइंस है, पॉइंट्स में लिखो, और पॉइंट्स में लिखने में तुम्हारा भी फायदा है, ग्रामर कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर क्या है, हमेशा ऐसा कंपैरिजन कर लो। चलो, इंडिया क्या है? ट्रॉपिकल रीजन। नॉर्वे क्या है? टेम्परेट रीजन। चलो स्टार्ट करते हैं। आर लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट, मोर प्रेडिक्टेबल। अब तुम ध्यान से देख सकते हो ये सारे पॉइंट किसके चल रहे हैं? ट्रॉपिकल रीजन के चल रहे हैं। बस उन्होंने क्वेश्चन पूछा था इंडिया और नॉर्वे का बीच में, तो हमने वही डिफरेंस डाल दिया, यही मोर सीजनल, लेस कांस्टेंट, लेस प्रेडिक्टेबल। दूसरा देखो, प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। मतलब नीश मतलब हैबिटेट, जिस जगह वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है। डू नॉट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन लीडिंग टू लो बायोडाइवर्सिटी। तीसरा, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। मैंने उल्टा तरीके से समझा है, वो भी वही है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेट जोन के पास जाओगे डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। इन्होंने क्या लिखा? जैसे जैसे तुम इक्वेटर के पास आओगे डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सही है, उस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यही चीज हो गई। अच्छा, मोर नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट, लेस नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट। हुआ क्लियर? मूव करें, अब क्या करेंगे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ओके, राइट द डिफरेंस। वापस डिफरेंस से तो टेबल बनेगी, ठीक है, या अगर टेबल नहीं बना रहे हो तो बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से लिखो कि क्या डिफरेंस बता रहे हो बिटवीन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जरा आंसर। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे जो तुमको मिल रही है, जिसमें क्या मिलता है तुमको? वैरायटी मिलती है। एग्जाम्पल मैम बताओ। अरे आम के, आप खा रहे हो ना आम के 1000 वैरायटी तो इंडिया में वैसे ही मिलती है, तो ये क्या हुआ? जेनेटिक डाइवर्सिटी। या फिर तुम्हारे बासमती चावल के हमारे पास 10,000 वैरायटी है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। वही स्पीशीज डाइवर्सिटी मैं बोलूं तो एक पर्टिकुलर फ्रॉग है, उसकी मेरे पास बहुत सारी स्पीशीज है, जीनस सेम चल रहा है, फ्रॉग की स्पीशीज बहुत सारी है, ठीक है। आगे देखो। अच्छा, फ्रॉग क्यों लिया? क्योंकि तुम्हारी बुक में याद करो जब हमने हॉटस्पॉट पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ है एज इट इज कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की ज्यादा डाइवर्सिटी, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉग्स की ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। याद आया? इसलिए वही एग्जाम्पल लिया। चलो देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी या वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस। स्पीशीज डाइवर्सिटी या वेरिएशन एट द स्पीशीज लेवल, सेम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ करेक्ट एग्जांपल। जो अभी मैंने बताया एम्फीबियन का, बोल सकते हो कि ज्यादा एम्फीबियन की स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। क्लियर रहेगा? मूव करें अगले क्वेश्चन पे।
Explain the effect on the characteristics of a river when urban sewage is discharged into it. वो पूछ रहे हैं बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक नदी के जब उसमें अर्बन शहरी कचरा गटर है ना, सीवेज गटर बोलना, गटर क्या हुआ डिस्चार्ज किया गया। तो जल्दी बताओ गटर में होता क्या है। मैम गटर घर से निकलता है, बहुत बढ़िया। घर से कहाँ से निकलता है मैम? वॉशरूम और बाथरूम का जो पानी रहता है, मतलब जो गंदा रहता है, मतलब उसमें जो ह्यूमन फीसिस रहता है वो होता है, बहुत बढ़िया। तो ह्यूमन फीसिस होता क्या है मैम? वो ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत बढ़िया। तो ऑर्गेनिक मैटर जितना रहेगा उस पर्टिकुलर सैंपल में वो अच्छा रहेगा? नहीं मैम, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर तो उतना ज्यादा क्या है पॉल्यूशन। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को कम कैसे करते हैं मैम? तो ऑर्गेनिक मैटर को कम या फिर हम मेजर उस तरीके से करेंगे कि इस ऑर्गेनिक उस सैंपल का बीओडी लेवल कितना है। अब बीओडी क्या होता है? बीओडी मैम मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कौन डिमांड कर रहा है मैम? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया मैम? एरोबिक बैक्टीरिया जो फ्लक्स के फॉर्म में मिलता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है। तो बैक्टीरिया करता क्या है? कुछ नहीं मैम, बैक्टीरिया का खाना ही है फीसिस, टट्टी, तो वो खाएगा। अच्छा तो खाएगा तो क्या करेगा? ऐसे नहीं मैम, उसका डिग्रेडेशन करेगा। तो डिग्रेडेशन प्रोसेस में उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? उसी पानी के सैंपल से उठाएगा, H2O का O ले लेगा, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन, ऐसे नहीं H2O का O, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन अंदर रहेगी वो ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। तो उससे बीओडी का क्या फायदा है, क्या रिलेशन है? तो मैम नॉर्मल में सपोज वाटर में बीओडी है 100, बीओडी नहीं, नॉर्मल ऑक्सीजन है 100। अब इस बैक्टीरिया को बोला गया कि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डिग्रेड करो, तोड़ो, तो उसने वही डिसॉल्व ऑक्सीजन पूरा का पूरा ले लिया, मतलब पूरा 100 का 100 यूज कर लिया। फिर उसने ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, और जो नॉर्मल हेल्दी पानी, ड्रिंकेबल पानी या यूजेबल पानी बोलते, तो उसमें 100 सपोज करो 100 क्वांटिटी में ऑक्सीजन होना चाहिए, पर अब ऑक्सीजन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम उसमें बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि मैम उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। तो सीधा सीधा रिलेशन कि जितना ज्यादा बीओडी लेवल होगा इसका मतलब उस सैंपल में क्या होगा? उतना ही ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर मतलब पानी पीने लायक है क्या? नहीं मैम, बहुत गंदा है, वो तो पॉल्यूटेड नाला बोलते हैं जिसको। तो उसको क्या मतलब, क्या वो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेड पानी है पूरा, ठीक है। तो वो होता ही है, गटर क्या होता है, नदी थोड़ी ना होती है, ठीक है। चलो अब तो पहले थी नदी, फिर बन गया क्या? गटर, ठीक है। अब वही पूछ रहे बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टार्ट करें, चलो। rise in organic matter leads to increase microbial activity या growth of microbes। क्यों भैया? क्योंकि माइक्रोब्स का खाना ही वही ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो तो आएंगे ही, वो तो ग्रो करेंगे ही, और वो बीओडी भी ज्यादा यूज करेंगे। आगे, इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन। याद रखो जितना ज्यादा बीओडी मतलब जो माइक्रोब्स को चाहिए, तो उतना नॉर्मल डीओ डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम, और जिस भी पानी में डीओ कम है मतलब वो पानी यूज करने लायक नहीं, वो क्या है? पॉल्यूटेड है, ठीक है। अच्छा, तो इट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑब्लिक राइज इन बीओडी ऑब्लिक राइज इन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट, लीड्स टू फिश मोर्टेलिटी। अब बोले कि मैम मछलियां क्यों मरने लगी? अरे एक बात बताओ, वो मछलियां सांस ले रही थी, हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। पानी वाले ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा मैम? H2O से। नहीं, गलत, वो पानी अलग है, डिसॉल्व ऑक्सीजन अलग घूमता रहेगा पानी में। तो अगर वो डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं है तो जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो जिंदा रहेगा क्या? नहीं मैम, मर जाएगा। तो वही तो लिखा है, लीड्स टू फिश मोर्टेलिटी, एल्गल ब्लूम, कलर चेंज, फाउल ओडर, बदबू आती है कि नहीं नाले के पानी से, इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी। हुआ क्लियर? समझ में आया? मूव करें आगे। How has the use of agrobacterium as vector helped in controlling? आ गया वापस। अच्छा जल्दी बताओ, एग्रोबैक्टीरियम ही पढ़ लिया, मत पढ़ो आगे। क्या है मैम? मैम ये यूज करते हैं एक पेस्ट को भगाने के लिए आरएनएआई टेक्निक से। बहुत बढ़िया। तो आरएनएआई टेक्निक के लिए वेक्टर ए यूज करते हैं। अच्छा तो किसको भगाते हैं मैम? एक पेस्ट है जिसका नाम क्या है? मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा, ठीक है। क्या करता है मैम? ये नोड्यूल्स क्रिएट कर लेता है टोबैको तंबाकू के पौधे के रूट्स में। तो उससे क्या होता है? नोड्यूल्स तो लेग्यूमिनस प्लांट में भी होता है, तो अच्छा है ना? नहीं मैम,
वहां वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, उसमें प्लांट में, वहां पे प्लांट में प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो तो प्लांट की प्रमोशन कर रहा है ना, उसकी ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके उसको दे रहा है। पर यहाँ पे नोड्यूल्स का रिजल्ट क्या हो जाएगा, इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये क्या है, खतरा है प्लांट के लिए, तो इसको हटाना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके एक टेक्निक यूज हुई जिसका नाम है RNAi, आई का मतलब इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हमने बेसिकली उस प्रोटीन को बनने ही नहीं दिया जो प्रोटीन उस सेल को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट था, और वो सेल किसी और का नहीं बल्कि उस पेस्ट का था जिसका नाम है मेलेनोजाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, तो किया कैसे मैम, कुछ नहीं, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना लिया जो सेंस और एंटीसेंस प्रोड्यूस करता है, और वो जाके इसी पेस्ट के अंदर अंदर जो सेल्स है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जो mRNA आया है ट्रांसलेशन के लिए, उसके साथ जाके कंबाइन कर जाता है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो नहीं पाती है, सेंस ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, प्रोटीन नहीं बनता है, प्रोटीन नहीं बनेगा तो सेल मर जाएगा, सेल मर गए तो पेस्ट मर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए जेनेटिक मटेरियल कौन सा यूज करते हैं मैम, जंपिंग जेनेटिक मटेरियल, नाम बोलो क्या बोलते हैं मैम, ट्रांसपोजोम। बहुत बढ़िया, आप पढ़े आगे, क्या पता यही सब पूछा हो। ओके, how has the use of agrobacterium as vector helped in controlling melanogyne incognita infestation in tobacco plant? Explain in correct sequence. तो अपन को सीक्वेंस से स्टार्ट करना है। चलो आंसर देखते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन क्यों, क्योंकि सिर्फ वो नेमेटोड ही मरेगा, जीन इंट्रोड्यूस इन होस्ट प्लांट, तो होस्ट प्लांट में हमने वो डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही वो जीन डाल दिए वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ mRNA आर प्रोड्यूस, और वो जाके किसके साथ अटैच हो जाएंगे, इसी पेस्ट के सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वहां जो mRNA है, मतलब ये सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहां पे एक mRNA है, वो बस तैयार है कि मैं ट्रांसलेशन करूंगा, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाऊंगा जिसकी वजह से ये सेल जिंदा रहेगा। उसी mRNA पे जाके ये क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे और उस पूरी मैकेनिज्म मशीनरी को तोड़ देंगे, तो ना रहेगा mRNA तो ना रहेगा प्रोटीन, ना बनेगा प्रोटीन। तो जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा तो सेल काहे रहेगा, जब सेल काहे रहेगा तो इंसेक्ट काहे रहेगा। आई बात समझ, देखो तो डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म, डबल स्ट्रैंडेड RNA इनिशिएट RNA, आई क्या किया, इंटरफेरेंस, बस मैं नहीं करने दूंगा, और किसको इंटरफेयर कर रहा है, RNA को, इसलिए बोल रहे हैं RNA इंटरफेरेंस। प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, स्लाइसिंग ऑफ mRNA ऑफ पैरासाइट एंड नेमेटोड, रिजल्ट क्या हुआ, पैरासाइट विल नॉट सर्वाइव। हुआ क्लियर, था ना इंपॉर्टेंट, तो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ओके आगे मूव करें। Okay, question number 13. Following are the response of different animal to various abiotic factor. ठीक है, नीचे abiotic factor का response दिए हुए हैं। Describe each one with the help of an example. अरे ध्यान से देखो, ये क्या है, एडेप्टेशन है, या तो बॉडी में चेंजेस आ गए, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, जब वो ना हो पाया तो बिहेवियर में चेंज किया, बिहेवियर में ना हो पाया तो भाग लिया वहां से, मतलब माइग्रेशन। दो टाइप का होता है माइग्रेशन, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। जब भाग भी नहीं पाया तो तुम्हारा फेवरेट काम कर लिया, मतलब मैम सोना, सो जाओ, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन। अब देखे थोड़ा क्या लिखा है, अच्छा उसी को हम क्या बोल सकते हैं, सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे जूप्लैंक्टन, डायापॉज, कुछ याद आया। चलो अब उन्होंने बोला है कि एक एक को एग्जाम्पल के सहित क्या करो, एक्सप्लेन करो, तो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, हम स्टार्ट करते हैं, आगे एक एक करके एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब आगे क्या बोल रहे हैं, वो एक एक को एग्जाम्पल के सहित एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हैं, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जल्दी बताओ, रेगुलेटर कन्फॉर्मर आया तो कुछ याद आ रहा है, मैम एक ग्राफ था। अब देखो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ बोला या नहीं बोला, तुम बना के आ जाना। तो पहले एक एक करके अपन एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं। तो पहले वो क्या बोल रहे हैं, रेगुलेटर को एक्सप्लेन करने। तो देखो कौन होता है रेगुलेटर, अच्छा मत देखो, देखो देखो बोल रहे मत देखो। रेगुलेटर मतलब कौन मैम, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या कर सके, मेंटेन कर सके, बाहर कुछ भी हो या पर अंदर क्या रहेगा, एक ही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इस तरीके का ग्राफ पड़ा हुआ है, और जो ये वाला आता है वो क्या रहता है, रेगुलेटर होता है। याद आया क्या कुछ? अच्छा एक्स एक्सिस पे क्या होता है मैम, इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है एक मिनट,
एक्स एक्सिस पे क्या होता है, इस पे होता है एक्स, ओके, अरे बाप रे, तो पूरा ही मिट गया। ओके, तो इस पे क्या होता है, इस पे होता है तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुछ याद आया? जल्दी से बताओ, रेगुलेटर ये जो एनवायरनमेंट है, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कौन सी प्रोसेस से करते, जल्दी बताओ, होम्योस्टैसिस। इसीलिए इनका नाम क्या है, होम्योथर्मिक। एक और नाम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, एक और नाम यूरीथर्मल। हुआ क्लियर? इसी का उल्टा कौन होता है मैम, कन्फॉर्मर, जितना बाहर उतना ही अंदर, है ना। तो इनका दूसरा नाम क्या है मैम, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। एक और नाम मैम पोइक्लोथर्मिक, एक और नाम मैम स्टेनोथर्मल। याद रहेगा? देखें आगे, तो देखो रेगुलेटर क्या है, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, कैसे, बाय होम्योस्टैसिस या फिर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके। कौन आता है, सिर्फ दो लोग नहीं, मतलब दो क्लास आती है, कौन कौन सी, बर्ड्स या एव और दूसरी मैमलिया। देखो बर्ड्स ऑब्लिक मैमल। दूसरा कॉन्फॉर्मर, डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, नो होम्योस्टैसिस। एग्जांपल, इन दोनों को छोड़ के सारे, मतलब रेप्टिलिया, एव्स, एम्फीबियन, पूरा का पूरा इनवर्टिब्रेटा, ठीक है, अदर देन बर्ड्स एंड मैमल। तीसरा क्या बोला था, अब याद करो, ये सब क्या है मैम, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। तो मैंने बोला कि जो ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं करता, वो कुछ बिहेवियर में चेंजेस दिखाता है। वो क्या करता है, उस जगह से भाग जाता है। तो भागना मतलब क्या, माइग्रेशन। दो टाइप का होता है, या तो उस जगह से भाग के कहीं और चले जाओ, तो इस जगह से जहां जा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, एमिग्रेशन। उस जगह पहुंच रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। देखो जरा, temporary movement of organism from the stressful condition of habitat to hospitable area and return when stressful period is over. Example, Siberian crane, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, birds from Siberia or any other correct example। example मतलब कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, सॉरी, सस्पेंड। अब देखो इसका आंसर, reducing या minimizing the metabolic activity during unfavorable condition। एग्जाम्पल, पोलार बियर, एम्फीबियन, स्नेल या फिश। अब अगर याद होगा, मैंने बोला था अगर वो भाग नहीं सकते तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा फेवरेट काम करेंगे, सो जाएंगे। तो सोना मतलब अगर ठंड में सो रहे, जैसे पोलार बियर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइबरनेशन। अगर गर्मी में हो रहा है, जैसे रेप्टाइल्स करते हैं, कुछ एम्फीबियंस करते हैं, फ्रॉग करते हैं, स्नेल्स करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एस्टिवेशन। अगर यही चीज सस्पेंड हो रहा है कुछ टाइम के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक जू प्लैंकटन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, डायापॉज। ठीक है, चलो इसका अगला क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है वो देखते हैं। If 8 individual in a population of 80 butterfly die, मतलब 8 इंडिविजुअल 80 की पॉपुलेशन में से मर गए, इन अ वीक कैलकुलेट द डेथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 80 थी, मरे कितने, 8। तो डेथ रेट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो 8/80 इज इक्वल टू 0.1। तो ये क्या हुई तुम्हारी डेथ रेट। और इसी के साथ ये वाला जो पेपर है 2018 का जो सेट है ऑल इंडिया लेवल वाला, वो होता है खत्म। क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, www.magnetbrains.com टाइप करके पहुंचोगे वेबसाइट पे, ऐसा होम पेज आएगा, क्लास सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बने रहना है मेरे साथ, चैनल के साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक स्टडी हार्ड।